हम आपको बता रहे थे कि जो जीवाश्म है, जीवाश्म निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हम बता चुके थे आपको कि ऊतकों की प्रकृति ऊतकों की प्रकृति ऊतकों की जीवाश्मों की ऊतकों की प्रकृति ध्यान रखनी है। जीवाश्मों की ऊतक की प्रकृति, और दूसरा बताया था हमने विघटनकारी शक्तियां। तो ध्यान रखनी है, पादप के ऐसे ऊतक आप जानते हैं जिनसे पादप बना रहता है, उन ऊतकों की प्रकृति क्या रहती है। तो हमने जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दो कारक बताए थे। तो हमने विद्यार्थियों आपके लिए जो जीवाश्मी भवन अर्थात जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक थे, उनमें दो कारक बताए थे, जीवाश्मी ऊतकों की प्रकृति और विघटनकारी शक्तियों की तीव्रता व अवधि। तो हमने यहां जीवाश्म ऊतकों की प्रकृति में बताया था कि कोमल ऊतक और कठोर ऊतक। कोमल ऊतक कहां पाए जाते हैं? जैसे कवक, शैवाल। और कठोर ऊतक कहां पाए जाते हैं? जैसे उच्च श्रेणी के पौधे। कवक, शैवाल निम्न श्रेणी के पौधे हैं, उच्च श्रेणी के पौधे। कठोर ऊतक होंगे तो उनकी भित्ति कैसी होगी? मोटी होगी। भित्ति कैसी होगी? मोटी। जबकि कोमल ऊतकों की भित्ति कैसी होती है? पतली। तो ध्यान रखनी है, कोमल ऊतक कवक और शैवालों में पाए जाते हैं, कठोर ऊतक उच्च श्रेणी के पौधों में पाए जाते हैं। अगर इनके उदाहरण देखें तो यहां इनकी कोशिका भित्ति है कवक और शैवाल की, और यहां इनके जैसे वाहिनिका और दृढ़ ऊतक। वाहिनिका और दृढ़ ऊतक कहां पाए जाते हैं? उच्च श्रेणी के पौधों में पाए जाते हैं। तो ये इसके उदाहरण हमने बताए थे। तो जो पतले या कोमल ऊतक होते हैं उनका आसानी से अपघटन हो जाता है, तो वो जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। जबकि मोटी भित्ति वाले कठोर ऊतक जो होते हैं उच्च श्रेणी के पौधों में पाए जाते हैं। वाहिनिका या दृढ़ ऊतक उसके उदाहरण हैं।
तो ये जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं क्योंकि ये कठोर होते हैं, ध्यान रखना। और विघटनकारी शक्तियों में हमने आपके लिए बताया था कि विघटनकारी जो शक्तियां हैं वो हमने दो प्रकार की बताई थी, रासायनिक और यांत्रिक। रासायनिक और यांत्रिक। रासायनिक में हमने बताया था छह का मतलब अपघटन, डिके, और जल अपघटन अर्थात हाइड्रोलाइसिस। जल अपघटन, जल अपघटन से मतलब जल का अपघटन नहीं है, जल में अपघटन है, ध्यान रखें विद्यार्थियों। रासायनिक में 6 डिके जो कि एक रासायनिक प्रक्रिया है, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस अर्थात जल में किसी पदार्थ का अपघटन, किसी जीव का अपघटन। हाइड्रोलाइसिस का मतलब जल का अपघटन नहीं, जल में अपघटन है, ध्यान रखनी है। यांत्रिक में हमने आपके लिए बताया था जल है, रेत है, ताप है, मिट्टी है, चट्टान है, चट्टान का दाब, और अवसाद है, अवसाद। ये बताए थे हमने। जैसे विद्यार्थियों हम अगर बात करें, जैसे कोई एक प्राकृतिक तालाब है जिसकी चारों ओर से सीमाएं बनी हुई हैं, जैसे ये कोई तालाब है जिसकी प्राकृतिक सीमाएं बनी हुई हैं और इसमें धीरे धीरे अवसाद गिरता रहता है, लगातार अवसाद गिरता रहता है, तो निश्चित रूप से इसमें क्या जमा हो जाता है, अवसाद जमा हो जाता है। और अगर ये अवसाद तीव्रता से गिरता है, ध्यान रखनी है, अवसाद तीव्रता से गिरता है, आप जानते हैं इस तालाब में तीव्रता से अवसाद गिरेगा और धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। अगर इसकी तीव्रता है, कहने का मतलब ये तीव्रता से गिरता है, तो निश्चित रूप से जीवाश्म बनने की प्रक्रिया क्या होगी, तेज होगी। अर्थात जीवाश्म निर्माण में अवसाद का तेजी से किसी तालाब में गिरना, वो शीघ्रता से क्या करेगा, विभिन्न जो पादप भाग होंगे जैसे पत्ती है, तना है, जड़ है, बीज है, फल है, उन्हें आसानी से क्या तीव्रता से ढक लेगा, उनका अपघटन नहीं होगा, और अपघटन नहीं होगा तो उनका जीवाश्मीकरण या जीवाश्मीभवन की प्रक्रिया आसानी से हो जाएगी। अगर हम समुद्र की बात करें तो गहराई में, समुद्र की बात करें, मान लो समुद्र है और समुद्र की गहराई की बात करें तो गहराई में क्या है, जो कवक हैं, कवक कम सक्रिय होते हैं, अर्थात अपघटन नहीं होगा। तो अपघटन नहीं, ध्यान रखनी है। समुद्र की गहराइयों में जो कवक पाए जाते हैं, कहने का मतलब यह है समुद्र की गहराई में कवक कम पाए जाएंगे, और जब अपघटनकारी कवक गहराई में नहीं होंगे तो उनका अपघटन नहीं होगा और जीवाश्म बनेंगे, ध्यान रखनी है। गहराई के साथ जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा गहराई में जो तरंगें होंगी या लहरें होंगी वो भी क्या होंगी, कम होंगी।
जिससे क्या होगा, जीवाश्म बनेंगे। जीवाश्म बनेंगे। तो जीवाश्म दो अवस्थाओं में बन सकते हैं गहराई में। एक तो कवक नहीं होंगे, कवक नहीं होंगे तो उनका अपघटन नहीं होगा और जीवाश्म बनेंगे। एक अवस्था जहाँ लहरें नहीं होंगी गहराई में, तो निश्चित रूप से वहाँ भी लहरें कम सक्रिय रहते हैं, तो वहाँ भी जीवाश्म बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। और उथले जल में क्या होगा, अगर उथले जल की बात करें, गहराई ना हो जहाँ, तो उथले जल में जीवाश्म नहीं बनेंगे, क्योंकि वहाँ लहरें भी होंगी और अपघटनकारी कवक भी होंगे। तो विद्यार्थियों, आप इसे समझ चुके हैं, ये हमने कल समझाया था, वो दोहरा दिया है हमने। तो अब हम पढ़ते हैं जीवाश्म अध्ययन की तकनीक या विधियां। तो जीवाश्मों का अध्ययन किस तरीके से किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आप पढ़ेंगे जीवाश्म के अध्ययन की तकनीक या विधियां। तो जीवाश्मों का अध्ययन हम किन तकनीकों के द्वारा करते हैं, किन विधियों के द्वारा करते हैं, उन विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक विधि को लेकर चलेंगे। आप जानते हैं जीवाश्मों के अध्ययन के लिए हम, मान लो कोई जीवाश्म है, या तो उसका सेक्शन काटेंगे सूक्ष्मदर्शी पर रखने के लिए, और सेक्शन काटने से पहले या तो उनकी सतहों को क्या करेंगे, घिसेंगे, रगड़ेंगे, जिससे वो पारदर्शक बन जाएंगी। और या फिर ऐसा करेंगे, उन्हें जो जीवाश्म है उन्हें रगड़ने के बाद हम विभिन्न अम्लों में डालेंगे, अम्लों के द्वारा उन्हें उपचारित करेंगे, जिससे वो नरम हो जाते हैं। और फिर उनका आसानी से क्या करेंगे, सेक्शन काटते हैं, परिच्छेद काटते हैं, और फिर उन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा स्लाइड पर आरोपित करने के बाद देखते हैं। ध्यान रखें, जो जीवाश्मों के लिए जो स्लाइड होती हैं वो बड़े आकार की होती हैं, क्योंकि जीवाश्म बड़े होते हैं, छोटी स्लाइड नहीं होती। तो एक एक विधि को हम लेकर चलेंगे, जीवाश्म अध्ययन की विधियों को लेकर। तो नंबर 1, पहली विधि है माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी, तो जीवाश्म अध्ययन की पहली विधि है माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी में हम करते क्या हैं, जो भी जीवाश्म होता है, जो जीवाश्म है उसे हम हाइड्रोफ्लोरो अम्ल HF और पोटेशियम क्लोरेट, तो हाइड्रोफ्लोरो अम्ल, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 से क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। उपचारित करने के बाद उसका क्या, वो
जीवाश्म कैसा हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। तो जीवाश्म कैसा हो गया? कोमल। अब इस कोमल जीवाश्म को हम रखेंगे पैराफिन अथवा सेलोडोन। सेलोडोन। सेलोडोन में इसे क्या करेंगे? अंतः स्थापित करेंगे। अंतः स्थापित से मतलब है उसे धसा देंगे, उसमें वो धस जाएगा, उसमें उसे डाल देंगे। और उसके बाद माइक्रोटोम से क्या करेंगे? काटेंगे। माइक्रोटोम मशीन है एक। माइक्रोटोम से इसके क्या काटेंगे हम? काट को बोलते हैं सेक्शन या परिच्छेद। काटेंगे और सूक्ष्मदर्शी से क्या करेंगे? उसका अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, जीवाश्म अध्ययन की जो पहली विधि है, हमने पहली विधि माइक्रोटोम ली है। आप कोई सी भी ले सकते हैं, पहली कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्रम नहीं है इनका। तो माइक्रोटोमी है। माइक्रोटोमी में हम क्या करेंगे? किसी भी जीवाश्म को लेंगे और उस जीवाश्म को हाइड्रोफ्लोरो अम्ल में और पोटेशियम क्लोराइड में उपचारित करेंगे, जिससे वो जीवाश्म कोमल हो जाता है, मुलायम हो जाता है। और कोमल होने के बाद उसे या तो पैराफिन या सेलोडोन, ध्यान रखनी है इनमें से एक ही लेंगे, एक साथ दोनों नहीं। या तो पैराफिन ले लो या सेलोडोन ले लो, उसमें उसे डाल देंगे, अंतः स्थापित कर देंगे, उसे धसा देंगे, एम्बेडेड कर देंगे, मतलब उसे वो धस जाएगा उसमें। फिर उसके बाद उसके क्या करेंगे? माइक्रोटोम से उसकी पतली काटेंगे। पतली काटने के बाद, काट को हम क्या कहते हैं? परिच्छेद या सेक्शन कहते हैं। तो काटने के बाद सूक्ष्मदर्शी पर क्या कर लेंगे? उसका अध्ययन कर लेंगे। तो आप समझ गए इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है। दूसरी विधि में हम लेते हैं एक्स किरण रेडियोग्राफी। एक्स किरण रेडियोग्राफी। इस विधि में हम क्या करते हैं? इस विधि का उपयोग हम जैसे कोल बॉल, हमने जीवाश्मों के प्रकार आपके लिए बताए थे। कोल बॉल अर्थात कैल्सीभूत बीज। तो जो कोल बॉल है अर्थात कैल्सीभूत बीजों के अध्ययन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि आप जानते हैं माइक्रोटोमी में अम्लों का उपयोग किया जाता है, जिससे जीवाश्म क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो जीवाश्म नष्ट ना हो इसलिए हम एक्स किरण रेडियोग्राफी का उपयोग करते हैं। तो कोल बॉल या कैल्सीभूत बीजों का अध्ययन करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कोल बॉल हमने आपके लिए बताई थी कि यहाँ पे जो अश्मीभूताश्म
प्रकार के जो जीवाश्म थे वो एक बॉल के रूप में, जिनके केंद्रीय भाग में हाइड्रोजन सल्फाइड या कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। तो कोल बॉल अश्मीभूताश्म प्रकार के क्या हैं? जीवाश्म हैं। नंबर 3 में है मैसीरेशन। मैसीरेशन जिसे मृसरणन बोलते हैं, मसरणन मसरणन बोलते हैं। ध्यान रखिए, मैसीरेशन को क्या बोलते हैं? मसरणन। तो मैसीरेशन में क्या होता है? इसमें वास्तव में कोल बॉल जो कि लिग्नाइट चट्टानों में दबे रहते हैं, उस प्रकार के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो कोल बॉल या लिग्नाइट चट्टानों में दबे हुए, जैसे आप बीजाणु या परागकण के अध्ययन के लिए तो ध्यान रखनी है विद्यार्थियों, कोल बॉल में क्या पाए जाएंगे? बीजाणु पाए जाएंगे या फिर परागकण पाए जाएंगे। तो कोल बॉल तो क्या है? जीवाश्म का एक प्रकार है, लेकिन उसमें किस रूप में जीवाश्म पाए जाते हैं? पादप के कौन से भाग के जीवाश्म पाए जाते हैं? उसमें पाए जाते हैं बीजाणु और परागकण। तो वो लिग्नाइट चट्टानों में क्या हुए होंगे? दबे हुए होंगे। तो उनके अध्ययन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मैसीरेशन या मृसरण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ विधि क्या होगी? हम जीवाश्म को लेंगे और जीवाश्म को तनु नाइट्रिक अम्ल में और पोटेशियम क्लोरेट में, तनु नाइट्रिक अम्ल और पोटेशियम क्लोरेट से क्या करते हैं? उसे उपचारित करते हैं। विद्यार्थियों, आप रिजॉइन करेंगे।